नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ, जो इस सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट इस सीरीज के YouTube पे अपलोड हो चुके हैं। और ये दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, ये चल रही है वीडियो वीपीडीओ, जो एग्जाम आपका होना है 4 और 5 दिसंबर, उससे रिलेटेड टारगेटेड सीरीज जो है ये आप लोगों के लिए उत्तर पाठशाला YouTube चैनल हर रात 8 बजे YouTube पे लेके आता है, जिससे आप लोगों का एक क्विक रिविजन हो सके और आपकी जो तैयारी है उसे थोड़ी सी मजबूती मिल सके। उस उद्देश्य से उत्तर पाठशाला वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए MCQ सीरीज लेके आया है और हर रात 8 बजे आपको ये सीरीज YouTube पे देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले उत्तर पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही 8 बजे वीडियो वीपीडीओ की जो ये सीरीज है YouTube पे अपलोड हो, आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस सीरीज को अपने एग्जाम तक यानी कि 3 दिसंबर तक लगातार रात 8 बजे देखते रहें। इसका फायदा आपको जो आपका 4 और 5 दिसंबर को वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है उसमें देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमी या आपका कंप्यूटर हो, उत्तराखंड से रिलेटेड जियोग्राफी हो या करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टारगेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए, वो हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाते हैं और एक ऐसा सेशन तैयार करने की हमने कोशिश की है जो आपको 4 और 5 दिसंबर को एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। उस टाइप का पैटर्न हमने बनाने की इसे कोशिश की है। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो से आपका जो नॉलेज है, आपकी जो तैयारी है, उसे बढ़ावा भी मिल रहा है, लेकिन आप लोग जो वीडियो है उसे लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लाइक एंड शेयर सभी लोग कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ हम लोग इस वीडियो को, आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट 5, इसे आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि महाकाव्य शिलप्पकारम जो है वो किससे संबंधित है? ए, राम की कहानी से, बी, कथानक में जैन तत्व से, सी, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति से, या डी, शांति उपासना की पूजा पद्धति से। तो आपको बताना है कि जो महाकाव्य है शिलप्पकारम, इनमें से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, जो महाकाव्य है शिलप्पकारम वो संबंधित है दोस्तों आपके कथानक में जो जैन तत्व हैं उनसे संबंधित जो महाकाव्य है उसे शिलप्पकारम कहा जाता है। और जो शिलप्पकारम है दोस्तों, तमिल साहित्य के जो 5 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं उनमें से एक है दोस्तों, और इसे यानी कि शिलप्पकारम को तमिल का राष्ट्रीय काव्य माना गया है। और इसकी जो रचयिता माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं कविराज कुमार। कविराज कुमार के द्वारा रचित क्या है महाकाव्य शिलप्पकारम, जो तमिल के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? ए ऑप्शन है हीनयान, बी ऑप्शन है वज्रयान, सी ऑप्शन है महायान और डी ऑप्शन है आपका सहजयान। तो आपको बताना है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, तो वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, आपको वो बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की, उसी से रिलेटेड था कौन? कनिष्क जो है, जिसने बाद में उस शाखा का यानी कि महायान शाखा का मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो जो कनिष्क था उसने बौद्ध धर्म में महायान शाखा का उसको अनुयायी माना जाता है। आप लोग अपने ध्यान में इस बात को रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? ए ऑप्शन है एक दानशाला, बी ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, सी ऑप्शन है एक पुस्तकालय और डी ऑप्शन है तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो आपको बताना है कि इसमें से जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था, इनमें से किससे रिलेटेड था? ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने जो ये दारुल सफा को खोला था वो था एक खैराती अस्पताल दोस्तों था। ये जो खैराती अस्पताल होता था, इस अस्पताल में बीमार और रोगग्रस्त व्यक्तियों के इलाज हेतु क्या होता था दोस्तों? राजकीय सहायता फिरोज तुगलक के द्वारा प्रदान की जाती थी। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दोस्तों जो 3 चीजें मेनली की थी, जो उसके नई चीजें उसने अपने शासनकाल में चलाई थी। तो उसने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया था जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। साथ ही साथ उसने एक विभाग जो है अपना, उसका नाम दिया था दीवान एक खैरात को स्थापित किया था, जो क्या करता था? मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था दोस्तों। और तीसरी चीज जो उसने अपने शासनकाल में करी थी, तो वो करी थी दार उल सफा। उसने एक अपने शासन में खोला था जिसमें वो बीमार और रोगग्रस्त
बीमारग्रस्त व्यक्तियों के इलाज के लिए राज्य की सहायता दिया करता था। ठीक है, तो एक खैराती अस्पताल जो था वो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा के नाम से जाना जाता था। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका इकबाल नामा, बी ऑप्शन है रज्मनामा, सी ऑप्शन है अकबरनामा और डी ऑप्शन है सकीनत उल औलिया। तो आपको बताना है कि अकबर के शासन में जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रज्मनामा। रज्मनामा नाम से अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था वो क्या था दोस्तों? वो क्या था? आपके बदायूनी ने, नकीब खां और अब्दुल कादिर, इन तीनों ने मिलकर जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम क्या दिया गया दोस्तों? रज्मनामा इसका नाम दिया गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ए ऑप्शन है आपका भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी ऑप्शन है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी ऑप्शन है भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो था उसमें पहली बार जो है बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। और ये किसके समय में लाया गया था दोस्तों? ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। जब ये 1881 का भारतीय कारखाना अधिनियम आया था तो उस समय लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत में जो अंग्रेजों के जो मेन थे वो लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के उपाय की सबसे पहले जो है प्रावधान किए गए थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ए ऑप्शन है आपका डॉक्टर रासबिहारी बोस, बी ऑप्शन है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको बताना है कि इसमें से जो 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता इसमें से किसने करी थी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो सूरत अधिवेशन था 1907 का बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है दो भागों में, यानी कि जिसे हम गरम दल और नरम दल के नाम से जानते हैं, ऐसे दो भागों में दोस्तों विभाजित हो गई थी। और वो जो अधिवेशन था वो सूरत अधिवेशन था 1907 का। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे दोस्तों डॉक्टर रासबिहारी घोष, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1907 के सूरत अधिवेशन की। और बाद में दोस्तों कांग्रेस का फिर एकजुट हो गए थे, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। तो वो मिले थे दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, दोनों दल यानी कि गरम दल और नरम दल दोनों मिलके, और दोबारा से कांग्रेस जो है वो संगठित हो गई थी। तो इस 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है और 1907 का जो सूरत अधिवेशन है इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? एसएससी 2010 और 13 में लगातार पूछा जा चुका है। और ए ऑप्शन है आपका गोंड, बी ऑप्शन है आपका इरूला, सी ऑप्शन है पनियान और डी ऑप्शन है राजी। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह की अगर मैं बात करूं तो है गोंड। तो गोंड जो जनजातीय समूह है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे में स्थित है, आप लोगों को ये बताना है। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है ब्राह्मणी, सी ऑप्शन है आपका वैतरणी और डी ऑप्शन है आपका स्वर्ण रेखा। तो आपको बताना है कि इसमें से जो स्टील सिटी राउरकेला है वो इनमें से किस नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, तो जो स्टील सिटी राउरकेला है वो है आपकी ब्राह्मणी नदी के किनारे में स्थित है स्टील सिटी राउरकेला, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है और जो ये नदी है इसका जो उद्गम है दोस्तों वो दुमका जिले के उत्तर में स्थित जो है दुधवा नामक एक पहाड़ी है, वहां से इसका जो उद्गम है वो होता है दोस्तों। और स्टील सिटी राउरकेला इसी नदी के किनारे पे स्थित है, यानी कि ब्राह्मणी नदी, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन बैनरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु, बी ऑप्शन राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट
और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित किया गया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैनरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है कौन, भारत का प्रथम तितली उद्यान। ठीक है, यानी कि जो बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक हिस्से में, जो बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में है, उसके एक हिस्से में 2002 में क्या किया गया कि फर्स्ट जो है भारत का एक बायोलॉजिकल पार्क बना दिया गया। बायोलॉजिकल पार्क में ही तितली उद्यान स्थित है दोस्तों, और बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बेंगलुरु में है। उसी के एक हिस्से में क्या बनाया गया है, बैनरघाटा जैविक उद्यान बनाया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में है और उसी के हिस्से में क्या बनाया गया है, एक जैविक उद्यान जिसमें प्रथम तितली उद्यान स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है, और ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि जो लैटेराइट मृदा होती है वो इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो केरल राज्य में आपकी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, और लैटेराइट मिट्टी का जो कलर होता है वो कलर जो है लाल रंग का होता है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या होती है, लाल मिट्टी जो होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है, और ये पाई जाती है आपकी केरला में। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी जो है वो जो आपका कहवा है और जो काजू है उसके उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, आपको बताना है। ए नंदा देवी, बी नंगा पर्वत, सी कंचनजंगा और डी धौलागिरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन अगर आ जाता आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहा जाता है, माउंट K2 अगर कहा जाता है, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा कि भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसे कंचनजंगा कहा जाता है। कंचनजंगा भारत में जो है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बात करूं अगर इन्हीं ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन जो है आपका गॉडविन ऑस्टिन यानी कि माउंट K2 अगर आ जाता तो बहुत सारे लोगों को वो लगने लगता कि हाँ माउंट K2 उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो उस जो आपका वो डाउट है उसे क्लियर करते हुए मैं बता दूं कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है, क्योंकि कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसमें आती है। लेकिन जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन जो है यानी कि माउंट K2 जो है वो आती है आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, K2, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। अगर आपके ऑप्शन में कंचनजंगा है तो कंचनजंगा आप टिक करेंगे, और गॉडविन ऑस्टिन है तो गॉडविन ऑस्टिन भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो गॉडविन ऑस्टिन है वो भारत का जो POK वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस हिस्से में पड़ता है। तो आपको गॉडविन ऑस्टिन अगर देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में तो उसमें टिक करेंगे। ये कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन आपको साथ ही भारत की सर्वोच्च चोटी में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, या तो कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा या K2 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों साथ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, बी ऑप्शन है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर, और डी ऑप्शन आपका गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड प्रपात दिए गए हैं, उसके बगल में वो नदी दी गई है। ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, धुआंधार प्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी और गरसोप्पा प्रपात कावेरी। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरसोप्पा प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। गरसोप्पा प्रपात जो है कर्नाटक में जो शेरावती नदी बहती है उस पर स्थित है कौन, गरसोप्पा प्रपात। तो शेरावती नदी पर कौन सा प्रपात है, गरसोप्पा प्रपात है, ध्यान में रखेंगे। बाकी शिव समुद्रम, धुआंधार, सहस्त्रधारा, कावेरी, नर्मदा और बाल्दी नदी पर ही स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। ए ऑप्शन कनाडा के संविधान की, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, सी जर्मनी के बीमर संविधान की और डी
अमेरिका के संविधान की। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो इनमें से किस देश के संविधान की देन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी का जो वीमर संविधान है उसी की देन है जो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। अगर आपको पता है जो आपातकालीन जो अनुच्छेद हैं, आपातकालीन जिसमें हम देश में आपातकाल लगाए जा सकते हैं, 3 अनुच्छेद हैं वो, अगर आपको वो पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो आपातकालीन शक्तियों का यूज होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है। 3 अनुच्छेद हैं, तीनों अनुच्छेदों के नंबर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। तब तक बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी ऑप्शन आपका चतुर्थ अनुसूची। तो आप लोगों को बताना है कि संविधान की इनमें से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चतुर्थ अनुसूची है हमारे संविधान की उसमें प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में जानकारी दी गई है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन मंत्रिपरिषद और सी ऑप्शन संसद का संयुक्त सत्र या डी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय। तो आपको बताना है कि किसी विधेयक पर अगर राज्यसभा लोकसभा के बीच में कोई मतभेद आ जाता है तो उसका समाधान इनमें से कौन करेगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद का संयुक्त सत्र जो है उसके द्वारा उस चीज का समाधान किया जाएगा। यदि राज्यसभा और लोकसभा के जो दोनों सदन होते हैं उसमें किसी भी चीज को लेके कोई भी गतिरोध अगर आता है तो वो जो है संयुक्त सत्र जो होता है संसद का उसके द्वारा उसको समाधान उसका किया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो शामिल हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50 क, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 50 ख, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 51 क और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51 ख। तो आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को जो मूल कर्तव्य हैं जो उनके वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य तो वो हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 51 क के अंदर। और अनुच्छेद 51 क जो है वो आता है आपके संविधान के भाग 4A में। ठीक है, ये जो मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं और उसका जो अनुच्छेद है वो क्या है, अनुच्छेद 51 क जो है वो उसका अनुच्छेद है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सी ऑप्शन MA मावलंकर और डी ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन प्रथम लोकसभा के स्पीकर हैं, जीवी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, MA मावलंकर या सरोजनी नायडू। और राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर जो हैं वो प्रथम लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं, जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा, तब तक एक बात ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो जीवी मावलंकर हैं इन्हें दादा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहिब के नाम से जीवी मावलंकर को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी GDP का हिस्सा हैं। ए ऑप्शन श्रीलंका, बी ऑप्शन भारत तथा श्रीलंका, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन आपका भारत तथा इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र होता है उसमें जो भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां होंगी वो किसकी GDP का हिस्सा होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय समुद्र में जो भारतीय मछुआरे उसकी मछलियां पकड़ेंगे तो वो भारत की GDP का ही हिस्सा होगा, ना कि अन्य देश की GDP का। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन झारखंड और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो आपको बताना है कि तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। आप लोग ध्यान में रखेंगे राजस्थान का जो झुंझुनू है उसे भारत का
तांबा जिला भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है उसे भारत का तांबा जिला कहा जाता है, और तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार अगर राज्यों में बात करें तो राजस्थान में ही पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है। ए ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी ऑप्शन डिजिटल इंडिया मिशन, सी ऑप्शन स्टार्टअप इंडिया, और डी ऑप्शन आपका स्टैंड अप इंडिया। तो आपको बताना है कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप लोग ये योजनाएं जो हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है, वो भी अपने एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, इस टाइप से जो भी आपकी योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा है, पंचवर्षीय आपके प्लान है, ये सभी चीजें आप लोग एग्जाम पेपर में जाने से पहले आप लोग देख के जाएंगे। और जैसे ये स्टार्टअप इंडिया है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आप लोग लेके जाएंगे तो आपको पेपर में हो सकता है मदद मिलेगी। ठीक है, और इस योजना की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। जो भारत का इकोनॉमी वाली जो समितियां हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, बी ऑप्शन नजुंदम्पा समिति, रेल किराया भाड़ा, सी ऑप्शन रंगराजन समिति, भुगतान असंतुलन, और डी ऑप्शन गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। इन चीजों से संबंधित है या नहीं है, इसमें से कौन एक इसमें से जो है बेमेल है, आपको बताना है कि कौन सी है। जो भारत में जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो समितियां हैं उनकी इंपॉर्टेंट समितियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रेखी समिति है वो आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण से संबंधित नहीं है। जो रेखी समिति है आपकी वो संबंधित है जो आपके अप्रत्यक्ष करों से संबंध में बनाई गई थी। जो रेखी समिति है वो किससे संबंधित है, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं यानी कि अप्रत्यक्ष कर होते हैं उससे संबंधित समिति कौन सी है, रेखी समिति है। आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण से संबंध रेखी समिति का नहीं है, रेखी समिति इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। बाकी नंजुंदम्पा समिति जो है रेल किराया भाड़ा से है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है, और गोईपोरिया समिति आपकी बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित एक समिति है। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं आप अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। एसएससी 2017 में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है आरबीआई, और डी ऑप्शन है आपका एसबीआई। तो आपको बताने कि राजकोषीय नीति जो है भारत की वो कौन सी संस्था इसमें से तैयार करेगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। जो है वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय जो नीति है उसको तैयार करता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि डॉट कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, डॉट कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया यानी कि कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको सिंपली ये बताना है। ए ऑप्शन फैचिंग, बी ऑप्शन स्टोरिंग, सी ऑप्शन डिकोडिंग, और डी ऑप्शन आपका एग्जीक्यूटिंग। तो आपको बताने कि कमांड को संपन्न करने की इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिंग होती है वो है आपकी कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया। एग्जीक्यूटिंग यानी कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, वो कमांड को संपन्न करने की ही प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बी ऑप्शन विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, सी ऑप्शन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और डी ऑप्शन आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके पेपर में जाने से पहले एक बार आप उनका भी रिवीजन करके जरूर जाइएगा। इंपॉर्टेंट डेज से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इंपॉर्टेंट डेज आपके तैयार होनी चाहिए एग्जाम पेपर में जाने से पहले। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये आपका 22 मार्च को नहीं मनाया जाता। 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बाकी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाएगा 31 मई को। ठीक है, 31 मई को मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, 31 मई इसका राइट आंसर होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सहलेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है आपका बोरिया मजूमदार, बी ऑप्शन है आपका इंदु आनंद, सी ऑप्शन है मैरी कॉम और डी ऑप्शन आपका जसवंत सिन्हा। और एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि इस पुस्तक के लिए आपको लेखक नहीं पूछा गया है, आपको सह लेखक पूछा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि प्लेइंग इट माई वे नामक जो पुस्तक है उसके सह लेखक कौन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोरिया मजूमदार जो हैं वो हैं प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सहलेखक। और ये पुस्तक है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे जो है वो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। सचिन तेंदुलकर जो थे वो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी थे और उनकी ही आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, जो दोस्तों लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने में सफल रही थी, क्योंकि इस किताब के जो बिक्री हुई थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे दोस्तों, जिस कारण से इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रखा गया था। और प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है वो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उससे रिलेटेड है। और इस पुस्तक के सचिन तेंदुलकर के साथ जो सहलेखक जो थे वो थे बोरिया मजूमदार, यानी कि प्लेइंग इट माई वे को सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार ने मिलकर लिखा है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 2014 में हुआ था, जिस पुस्तक ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बनाई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किस स्थान से हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव समूह का चित्र देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन है आपका फल सीमा, बी ऑप्शन आपका गोरखा गुफा, सी ऑप्शन है लाखू उढ्यार और डी ऑप्शन है आपका किमनी गांव। तो आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान से हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव समूह का चित्र देखने के लिए मिलता है। और आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाखू उढ्यार। लाखू उढ्यार इसका राइट आंसर होगा। लाखू उढ्यार से आपको हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव समूह का चित्र देखने के लिए मिलता है। और लाखू उढ्यार किस जिले में स्थित है वो बात आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन कबूतरी देवी, सी ऑप्शन भोलादत्त चंदोला और डी ऑप्शन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो आपको बताना है कि इनमें से गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हैं उन्हें जाना जाता है दोस्तों गढ़ केसरी नाम से। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी, इन्हें गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 20 गज जंजीर मापन प्रणाली किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन है पवारों ने, बी ऑप्शन टॉम कार्यट ने, सी ऑप्शन बैकेट ने और डी ऑप्शन आपका विलियम ट्रेल ने। तो आपको बताना है कि जो 20 गज जंजीर मापन की प्रणाली थी इनमें से किसने शुरू करी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बैकेट जो थे बैकेट ने 20 गज जंजीर मापन की प्रणाली को शुरू किया था। आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य कौन थे? ए ऑप्शन कालूराय मेहरा, बी ऑप्शन इंद्रमणि बड़ौदी, सी ऑप्शन भवानी सिंह रावत और डी ऑप्शन आपका उधम सिंह। तो आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत जो थे वो चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में एकमात्र उत्तराखंड के सदस्य थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भोटिया जनजाति में जो है घूरमा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है वर्षा के देवता को, बी ऑप्शन अग्नि के देवता को, सी ऑप्शन अन्न के देवता को या डी ऑप्शन न्याय के देवता को। तो भोटिया जनजाति में घूरमा किसे कहा जाता है आप लोगों को बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्षा के देवता को। वर्षा के देवता को कहा जाता है आपका घूरमा। घूरमा कहा जाता है वर्षा के देवता को भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि झूठ बोलने की प्रथा, जिसे पटरंग वाली प्रथा भी कहा जाता है, किसके काल में प्रचलित हुई? ए ऑप्शन सोमचंद,
बी ऑप्शन आत्मचंद, सी ऑप्शन पूर्णचंद और डी ऑप्शन है आपका इंद्रचंद। तो आपको बताना है कि पटरंग वाली प्रथा किसके काल में प्रचलित हुई थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्रचंद जो था उसके टाइम पे पटरंग वाली प्रथा, झूठ बोलने की प्रथा जिसे कहा जाता था, वो प्रचलित हुई थी। और इसमें जो पटरंग वाली प्रथा है इसमें कहा जाता था ये जो रेशम उद्योग जो थे उनसे रिलेटेड प्रथा थी। तो अपने जो प्रदेश है उसमें जितना ज्यादा झूठ व्याप्त होगा, रेशम की जो उत्पादन है उसमें उतनी ही वृद्धि होगी, ऐसा इस प्रथा में माना जाता था। पटरंग वाली प्रथा आपके इंद्रचंद के काल में प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलाराम प्रसिद्ध चित्रकार ने किसे विलासी दुराचारी चरित्रहीन राजकुमार कहा है। ए ऑप्शन है आपका पराक्रम शाह, बी ऑप्शन है आपका सुदर्शन शाह, सी ऑप्शन मानवेंद्र शाह और डी ऑप्शन है आपका नरेंद्र शाह। तो आपको बताना है कि जो मोलाराम थे प्रसिद्ध चित्रकार, उन्होंने किसे विलासी दुराचारी चरित्रहीन राजकुमार कहा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराक्रम शाह जो थे उन्हें ही मोलाराम ने विलासी दुराचारी चरित्रहीन राजकुमार कहा है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भरकुला लाटा परियोजना किस नदी पर है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका धौली गंगा, बी ऑप्शन है आपका गरुड़ गंगा, सी ऑप्शन है आपका कल्प गंगा और डी ऑप्शन है आपका अमृत गंगा। तो आपको बताना है कि भरकुला लाटा परियोजना जो है इनमें से किस नदी पर स्थित है, और जो भरकुला लाटा परियोजना आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी आपको धौली गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए धौली गंगा में आपकी स्थित है भरकुला लाटा परियोजना। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फ्यूला नारायण तथा वंशी नारायण मेला इनमें से कहाँ लगता है, आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है चमोली और डी ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी। तो आपको बताना है जो फ्यूला नारायण तथा वंशी नारायण मेला है इनमें से कहाँ लगता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चमोली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्यूला नारायण और वंशी नारायण का जो मेला आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको चमोली जिले में। और दोस्तों कल का एक क्वेश्चन था जो जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आपके आंसर बताने में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो गलती से मैंने देहरादून बता दिया था, लेकिन उसका राइट आंसर आप लोगों ने वीडियो में बताया था कि जो राइट आंसर है वो आपका हरिद्वार है। वो उस समय की मेरी गलती थी क्योंकि माइंड जो है डाइवर्ट होते रहता है, तो उस समय जो मैंने था देहरादून बताया था, लेकिन उसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है उसका हरिद्वार। देहरादून उसका आंसर नहीं है, तो देहरादून को आप लोग आंसर में टिक नहीं करेंगे। ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि जो देहरादून है उसे आप लोग नहीं टिक करेंगे, इसको आप लोग सभी लोग सुधार लेंगे। देहरादून उसका आंसर नहीं है, हरिद्वार उसका आंसर है, यह आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं आज का जो ये सेशन है आप लोगों को कैसा लगा, ये आप लोग हमें जरूर लिख के बताइएगा। तो ये था आज का सेशन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन है उनका लेवल जो है आपको इस सेशन कुल मिला के क्वेश्चंस के हिसाब से, या जो आपको जो इसमें पैटर्न हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो पैटर्न आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आपका जो ये पेपर है आपका वीडियो 4 और 5 दिसंबर को, इसमें आपको फायदा जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो हमारा कल का सेशन था उसका एक क्वेश्चन था उसके बारे में, क्योंकि वो गलती से दोस्तों मैंने उसका जो आंसर है वो गलत बता दिया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है, मैंने उसका आंसर जो है वो आपको देहरादून बता दिया था। तो उसका जो आंसर है वो देहरादून नहीं है दोस्तों, देहरादून उसका आंसर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वीडियो में कुछ बात कर रहे होते हैं, आपके माइंड में अगर कुछ और चीज चल रही होती है तो जो आंसर है उसको कोई कभी कभी गलत निकल जाते हैं मुंह से। तो देहरादून उसका आंसर नहीं होगा, आप सभी लोग उसको सुधार लेंगे कि हरिद्वार जो है उसका सही आंसर होगा। वैसे तो आप सभी लोगों ने जो है वीडियो में अपने कमेंट के द्वारा बता दिया था कि जो ये क्वेश्चन है ये गलत हो चुका है, इसका जो सही आंसर होगा हरिद्वार होगा। तो आप सभी लोग जिसको अगर नहीं पता था तो आप लोग सुधार लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो हरिद्वार है, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आपको ये जो सेशन है वो कैसा लगा और इसके जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न जो है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए जरूरी पैटर्न है तो वो आपको कैसा लग रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सेशन जो है हेल्पफुल लग रहा है आपके वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए, आपके जो तैयारी है उसे अगर इस सेशन के द्वारा मजबूती मिल रही है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही कल रात 8 बजे हमारा वीडियो अपने YouTube पे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो की जो PDF है वो आप लोग को चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो आपको देखने के लिए, जिसके लिंक आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।